तो हेलो गुरुजनों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ एस अकेडमी पर। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं हिंदी डीएसएसबी के लिए एक प्रैक्टिस सेशन, जिसमें मैं आपके लेके आया हूँ 15 बेहतरीन क्वेश्चन, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आप कितने पानी में रहे, मतलब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मित्र का भाववाचक संज्ञा है। ये संज्ञा पूछ रहा है। संज्ञा होती है 5 प्रकार की: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञाएं होती हैं जिसमें हम इंटेंजिबल चीज देते हैं, जैसे कि हम उनको छू नहीं सकते। आप अपने मित्र को छू सकते हो, लेकिन अपने मित्र की मित्रता को नहीं छू सकते कि वो आपसे कितनी मित्रता करता है। ठीक है। सुख दुख को आप महसूस कर सकते हो, लेकिन उसे छू नहीं सकते। उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 3, मित्रता। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरता में संज्ञा है। फिर से आपसे संज्ञा पूछ रहा है। मैंने आपको संज्ञा बताई थी: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है। अभी मैंने बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ होगी? जहां किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट किया जाएगा, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए स्पेशली कहा जाएगा कि ये चीज है। ठीक है। समूहवाचक में समूह में होंगे लोग, या कोई चीज समूह में होगी, उसके लिए समूहवाचक आएगी। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, ऐसे समझिए व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का एक कलेक्शन जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने बोल दिया नदी, तो नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर नदी का नाम लूं मैं, यमुना नदी या गंगा नदी, तो वो हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सुंदर, सुंदर क्या है हमारा? सुंदर क्या है? सुंदर है हमारा विशेषण। और विशेषण सर्वनाम और वो क्रिया से बनी हुई संज्ञा क्या कहलाती है? हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? हमारी इंटेंजिबल, जिनको हम छू नहीं सकते और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या लगा है? सुंदर प्लस ता। जिस भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगा होगा वो हमारी मोस्टली 99% भाववाचक संज्ञा बनती है। तो ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, निम्नलिखित इकारांत शब्द। इसको ध्यान से देखिएगा। इकारांत शब्द में से एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा ऑप्शन है नदी, और तीसरा ऑप्शन है रोटी, और चौथा ऑप्शन है बकरी। ठीक है। इकारांत क्या होते हैं और अकारांत क्या होते हैं? जिन शब्दों का अंत में आए वो अकारांत होते हैं, और जिन शब्दों के लास्ट में खत्म होते ही ई आए वो इकारांत होते हैं। देखिए, ई का रांत मतलब ई का अंत, जिनमें ई का अंत हो वो इकारांत शब्द होते हैं। जिनमें आ का शब्द, आ का जो शब्द आ से खत्म होते हैं उन्हें हम अकारांत शब्द कहते हैं। तो देखिए, नदी और रोटी और बकरी ये हमारे क्या है? ये हमारे स्त्रीलिंग। क्या है? हमारे स्त्रीलिंग। ठीक है। पानी सिर्फ हमारा पुल्लिंग है। पानी पुल्लिंग जो है, कभी आपने कहा है कि मेरे लिए 2 पानी लेके आइए, या ये मेरी पानी है। ठीक है। नदी, आपने ये नदी के जो जितने भी नाम होते हैं लगभग, वो 1-2 नदी को छोड़ के जो एक्सेप्शन है उनके सबके स्त्रीलिंग नाम होते हैं। ठीक है। रोटी, आपने रोटा कभी कहा कि रोटा लाइयो मेरे लिए। ये बकरी, बकरा इसका पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पानी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके लिए, मैं काम से जा रहा हूं। ठीक है। मैं काम से जा रहा हूं वाक्य में कारक है। वाक्य में कौन सा कारक है? तो हमें इसमें सबसे पहले कारक चिन्ह देखना पड़ेगा कि कौन सा कारक चिन्ह है इसमें। तो इसमें कारक चिन्ह है हमारा से। अब हमको देखना पड़ेगा का ये जो से कारक चिन्ह है ये किस में आता है? संप्रदान में, संप्रदान के लिए, ये के लिए आता है। इसमें हमारा आता है कर्ण, कर्ण से। चलिए, इसमें से आता है। अपादान से, इसमें भी से आता है। ठीक है। और अधिकरण पर में, ठीक है, ये अधिकार दिखाने के लिए आता है। तो हमारा 2 चीजों में आया है से। पहला आया हमारा कर्ण में और दूसरा आया हमारा अपादान में। अपादान में जहां भी से आएगा वो अलग, अलगाव को दिखाएगा, अलग होती चीज को दिखाएगा। जैसे ये हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा छूट कर नीचे निकलती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ को छोड़ के पत्ता नीचे गिरता है। तो वहां पर जहां अलगाव दिखाया जाएगा हमारा, वहां होगा अपादान कारक। और जहां किसी चीज का उपयोग करके कोई काम किया जा रहा होगा, या कोई उसका सहारा लिया जा रहा होगा, या पजेशन दिखाया जा रहा होगा, वहां हमारा आएगा कर्ण कारक। तो हमारा ऑप्शन क्या नाम, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? कर्ण कारक। ऑप्शन नंबर 2 सही है हमारा, कर्ण कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? अब देखिए, इसमें सर्वनाम पूछ रहा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, 3 ही हमारे सर्वनाम होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। इनमें, और चौथा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यक्ति अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, अपने आप के बारे में बताएगा, जैसे मुझे, मैं, वो हमारे होते हैं उत्तम पुरुष या उत्तम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष कौन से होते हैं? आप, तुम, ये हमारे मध्यम पुरुष होते हैं। अन्य पुरुष कौन होते हैं? वो, वह, यह, ये हमारे अन्य पुरुष सर्वनाम होते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसमें कोई भी वाक्य नहीं दिया गया, लेकिन इसमें कहा गया है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त मतलब इस शब्द की पूछ रहा है। पूरा वाक्य होगा कोई, उसमें शब्द होंगे।
तो ये शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं? शब्द रूप, ध्वनि रूप, संज्ञा रूप और स्वर रूप। ठीक है, तो हमें क्या लगाना है इसमें? हमारा क्या आंसर हुआ इसमें? अब ध्यान से सोचिए, हमारा आंसर होगा इसमें शब्द रूप। क्यों होगा? ध्वनि रूप हमारा क्या होता है? वर्ण। क्या होता है? वर्ण। वर्ण हमारा ध्वनि रूप होता है। संज्ञा हमारा एक पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, संज्ञा हमारी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। स्वर भी हमारा एक वर्ण का प्रकार है। वर्ण का प्रकार एक स्वर है हमारा। ठीक है, और संज्ञा हमारी पार्ट ऑफ स्पीच है। और शब्द रूप ही हमारा वाक्य में प्रयुक्त होता है, जो कि पूरे वाक्य को बनाता है। तो चलिए हमारा 7वां क्वेश्चन देखते हैं। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है हमारा? प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो कि वाक्य के पीछे लग के उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, तो घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? घुम है हमारा एक मूल शब्द जिसमें लगा हुआ है प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या लगा हुआ है वो हम देखेंगे। क्या कड़ प्रत्यय लगा हुआ है सिर्फ, क्या अक्कड़ लगा हुआ है, या ड लगा हुआ है, या मक्कड़ लगा हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, अक्कड़ प्रत्यय। ठीक है, अक्कड़ प्रत्यय कैसे लगा हुआ है? अक्कड़। अब आप इसे एक साथ बोल कर देखिए, एक साथ बोल कर देखिए क्या आएगा? घुमक्कड़। ठीक है, तो हमारा क्या प्रत्यय हो जाएगा इसमें? अक्कड़। मक्कड़ तो हो ही नहीं सकता, ड सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि घुम हमारा मूल धातु, मूल क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द अब पूछ रहा है, मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर व्यक्ति को पॉइंट आउट करने का ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा था कि नदी, नदी हमारी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हमारी नदियों में बहुत सारी नदियां, अगर किसी एक नदी का नाम लेंगे हम तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो देखते चल इसमें क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है, ये देखना है आपको, नहीं है। पहला ऑप्शन है इसमें पटना, दूसरा है रामायण, और चौथा है इसमें औरत, और वो चौथा है इसमें गंगा। तो हमारा क्या नहीं है? पटना। इसमें क्या होगा? पटना क्या है? हमारी शहर, एक शहर मान सकते हैं। ठीक है, अगर आप शहर मान के चलें या राजधानी मान के चलें, वो भी मान सकते हैं आप। तो हमारी ये कैसी संख्या है? एक पटना जो हमारी व्यक्तिवाचक संख्या है। वो पूछ रहा है व्यक्तिवाचक संख्या का शब्द नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और रामायण, दूसरा ऑप्शन है रामायण। हमारे व्यक्तिवाचक संख्या क्या होगी? हमारे जो ग्रंथ हैं, महापुराण है, ठीक है, वो हमारी व्यक्तिवाचक होगी, लेकिन उसमें पॉइंट आउट किया गया रामायण, तो हमारी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी रामायण। और तीसरा ऑप्शन है इसमें हमारा औरत। औरत, अब इसमें जातिवाचक संज्ञा, क्या जातिवाचक संज्ञा है? क्यों जातिवाचक संज्ञा? कि किसी एक औरत को पॉइंट आउट नहीं किया गया कि हमारी ये कोई औरत है, जैसे बिमलेश है, मिथिलेश है, कोई एक औरत को पॉइंट आउट नहीं किया गया। औरत बहुत सारी होती है, उसमें से किसी एक को पॉइंट आउट किया जाए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, लेकिन औरत तो बहुत सारी होती है, इसीलिए हम ये जातिवाचक संज्ञा में होगा। और ये पूछा है शब्द नहीं है, तो क्या होगा हमारा? इसका जातिवाचक संज्ञा औरत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जैसे गंगा, नदियों के बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृद्ध विकारी 2 रोटी खाकर डैश हो गया। अब हमें हम फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने हैं, तो पहला ऑप्शन है तप हो गया, तप्त हो गया, तृप्त हो गया, तृण हो गया। इसमें आप अपने दिमाग से लगा के भर सकते हैं क्या आएगा। तप हो गया, तप हो गया, तप्त हो गया, तृण हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3, तृप्त हो गया। क्या हो गया? वृद्ध विकारी 2 रोटी खाकर तृप्त हो गया। तप नहीं होगा, तप हमारा टेम्परेचर के उसमें देखिए, तप्त भी नहीं होगा, एक एक्सट्रीम लेवल हमारा टेम्परेचर हो गया, तृण हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? माटी की मूर्तें किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आ चुकी है ये आपके डीएसएसबी में और केवीएस में, तो ये कई बार मतलब फेवरेट क्वेश्चन है इसका। तो माटी की मूर्तें किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, मुंशी प्रेमचंद की, रामवृक्ष बेनीपुरी की, मैत्रीचरण गुप्त की। अब आप देखिए इसका आंसर है हमारा रामवृक्ष बेनीपुरी। महादेवी वर्मा की यामा नीरजा, और मुंशी प्रेमचंद की निर्मला, गवन, गोदान, नमक का दरोगा, बहुत सारी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की। मैत्रीचरण गुप्त की भारत भारती, और जयद्रथवध, यशोधरा, ये सब मैत्रीचरण गुप्त की रचना है। ठीक है, एक रचना अवश्य आएगी आपके क्वेश्चन में, पेपर में, मतलब मान लीजिए 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 1, 2 या रचना के पक्के आएंगे, और वो ऐसी रचना आएंगी जो कि कभी कभार रिपीट होती हैं। यूपी टेट में तो वो रचना रिपीट हो जाती है जो सामने होती है, मतलब एक ट्रेंड में रहती है, लेकिन डीएसएस में वो रचना आती है जो कभी कभार ट्रेंड में होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। चलिए 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा, बिनु पग चले बिनु बिनु काना। ठीक है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विदे नाना। वाक्य में कौन सा अलंकार? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? विभावना अलंकार, प्रतीप अलंकार। ये प्रतीप होगा, प्रतीक नहीं प्रतीप। ठीक है, मिस्टेक है इसमें। यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो क्या कह रहा है वो? बिनु पग चले बिनु सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विदे नाना। बिना चले और बिना सुने, वो मतलब बिना पैरों से चले और बिना कानों से चले, करे बिनु कर्म, बहुत मतलब काम भी कर रहा है और विधि भी कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? बिगड़ काम के कार्य हो रहा है, मतलब बिगड़ कारण के कार्य हो रहा है। तो बिगड़ कारण के कार्य किस अलंकार में होता है? बिगड़ कारण के कार्य होता है हमारा विभावना अलंकार में। किसमें? विभावना अलंकार।
प्रतीप अलंकार में क्या होता है, प्रतीप अलंकार में हमारा हम किस में पढ़ते हैं, रूपक अलंकार में पढ़ते हैं, वो उसमें उपमा अलंकार में पढ़ते हैं कि उपमेय को उपमान में उपमान की उपमेय में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है, उपमान की उपमेय कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रतीप अलंकार, आपको ये सीधा रखना कि प्रतीप अलंकार और रूपक अलंकार का उसका रूपक अलंकार का उल्टा होता है। ठीक है, यमक अलंकार क्या होता है, जहां दो शब्द हों और जिनका अलग अलग अर्थ निकले, जहां दो शब्द एक जैसे हों और जहां इनका अर्थ अलग अलग निकले, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौग ने मादकता दिखा है। ठीक है, ये आपने बहुत पहले से सुना होगा, बहुत फेमस पंक्ति है, वो है अलंकार का उदाहरण। ठीक है, और चौथा है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जानो जनहूँ मनहूँ ये सब चीज़ आती हैं, इसमें उपमा मतलब तुलना की जाती है। ठीक है, चलिए 11वें क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। रति, रति हमारा होता है किसका, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप मुझे, रति किसका होता है। उत्साह किसका होता है, वीर रस का। ठीक है, हास्य, हास्य रस का। शोक किसका होता है हमारा, करुण रस का। किसका, करुण रस का। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द, ठीक है, तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो बोलने में कठिन होते हैं। ठीक है, ये आप एक मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, जिसमें देखिए तत्सम शब्द में क्या होगा कि 99% तो आधा शब्द आया होगा, मतलब अर्ध स्वर आया, अर्ध व्यंजन आया होगा। ठीक है, और बोलने में कठिन होगा, ज़्यादा प्रचलित नहीं होगा, कभी कभार यूज में किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कुसुम, ये हमारा कभी कभी आपने कभी कभी सुना होगा कि कुसुम का वो होता है, तो हमारा कुसुम एक फूल होता है। ठीक है, पुष्प का पर्याय भी कह सकते हैं। भूसिका आपने कभी सुना है, नहीं सुना ना, और इसमें हमारा एक संयुक्त व्यंजन भी आ रहा है, तो हमारा कैसा हो जाएगा ये तत्सम शब्द। वंश, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जहाँ भी किसी भी शब्द के ऊपर एक चंद्र बिंदी आ वो एक खाली वो आ जाएगा ना, बिंदी आ जाएगी। ठीक है, बिंदी कहूँगा मैं इसे, टेक्निकल वर्ड पे जाएंगे तो कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, जहाँ भी किसी भी शब्द वर्ड के ऊपर बिंदी आ जाएगी, वो शब्द 100% हमारा तत्सम होगा। तो ईजिली हमारा क्या होता है, नेय, हम इसे आसानी से बोल भी सकते हैं और प्रचलित भी है, स्नेह, इसमें सब बोलते रहते हैं। ठीक है, नेय हमारा होता है लगाव लगाना। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्या, हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 नेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास क्या होते हैं, जो किसी की विशेषता बताते हैं, वो हमारा कर्मधारय समास होता है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो को आ गया इसमें, तो क्या होगा, हमारे कारक चिन्ह किस में आते हैं, कारक चिन्ह किस में आते हैं, हमारे तत्पुरुष समास में। किसमें, तत्पुरुष समास में। ठीक है, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, के लिए आ गया, ये भी हमारा क्या है, कारक चिन्ह है। ठीक है, के लिए हमारा एक कारक चिन्ह है, ये भी कैसा हो गया, तत्पुरुष समास। श्वेत पत्र, श्वेत का मतलब सफेद, पत्र का मतलब लेटर। ठीक है, पेज, आप कुछ भी बोलें, श्वेत पत्र। अब इसके लिए क्या बोलेंगे, श्वेत है जो पत्र, पत्र कैसा है, श्वेत मतलब सफेद, तो विशेषता क्या बताई जा रही है हमारी, श्वेत है जो पत्र, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात भगवान शिव, तो ये हो जाएगा हमारा बहुरी का ऑप्शन, मतलब बहुरी समास। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, पूरा हम इसको समास विग्रह करके देखेंगे तो दो शब्द मिलकर किसी तीसरे के ऊपर इंडिकेट करेंगे, तो वो हमारे बहुरी समास के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे देखेंगे, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष समास में, द्विगु समास में, द्वंद्व समास में, अव्ययवाची समास में। ठीक है, अव्ययवाची समास में एक और टिक दे लीजिए, अव्ययवाची समास में आपको जहां भी उपसर्ग लगा मिले वहां पे अव्ययवाची समास होता है। ठीक है, द्वंद्व समास, रोटी कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान, इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास, बहुत से इसमें अव्ययभाव लगा देंगे, रोटी कपड़ा और मकान आता है। ठीक है, द्विगु समास में संख्यावाची शब्द होते हैं। ठीक है, संख्यावाची शब्द, तो दोनों प्रधान का होते हैं, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। ठीक है, तो दोनों प्रधान कहाँ हैं, कोई भी किसी के लिए वो नहीं हो रहा, कमजोर नहीं पड़ रहा एक दूसरे पे, भाई और बहन दोनों बराबर है, माता और पिता दोनों बराबर है, तो प्रधान दोनों ही होंगे। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और इसको करने के बाद आप अपनी परफॉर्मेंस को नाप सकते हैं कि हम कहाँ तक कितने पानी में रहे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रॉम AS अकेडमी, और हमारे इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, मैं आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सीट भी देता हूँ, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेली अपडेट भी मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच, दिस इज अमित, गुड बाय, जय हिंद।